Hello everyone. So this is second part of your chapter second, Kings, Farmers and Town. फर्स्ट पार्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट मौर्यन एम्पायर और हमने पढ़ा था कि कैसे सिर्फ क्षत्रिय रूलर ही रूल कर रहे थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे डिफरेंट कम्युनिटी और रूलर भी जिनके अंदर कुछ होती थी उनके अंदर पावर रूल करने की, वो भी रूलर अपना बन रहे थे। सो दिस इज फोर्थ टॉपिक ऑफ योर बुक, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। सो हम इसमें अभी यही जानेंगे कि कैसे नए नए रूलर्स उभर कर आ रहे थे, क्षत्रिय न होते हुए भी वो किंग्स बन रहे थे, जिनके अंदर एबिलिटी थी वो किंग बन रहे थे। चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। सो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि मौर्यन एम्पायर ने सिर्फ 150 इयर्स के लिए ही 150 सालों के लिए ही रूल किया था और उनको हमने देखा था कि वो नॉर्थ साइड में रूल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने ये नहीं देखा था कि साउथ साइड में किसने रूल किया और उसके बाद के जो साल थे, ईयर्स थे, उनमें किसने रूल किया। सो हम इस टॉपिक में वही टॉपिक अपना कवर करेंगे। हमने अपने तमिल टेक्स्ट में देखा है कि नए नए किंगडम्स उभर कर आ रहे थे, जो थे तमिलाकम। तमिलाकम एरिया किसको कवर करता है? जो है आंध्र प्रदेश, केरला और जो तमिलनाडु अपना जो रीजन है आज के टाइम पर, वो पहले तमिलाकम को एरिया को कवर करता था। वहां पर नई नई किंगडम्स एमर्ज हो रहे थे जो दक्कन और साउथ साइड थे। और चीफडम्स चोलास, चेरास एंड पांड्यास। अब चीफडम्स क्या होते हैं? जैसे किंग्स किंगडम फॉर्म करते हैं, वैसे ही चीफ्स चीफडम फॉर्म करते थे। चीफ्स कौन होते हैं? वो होते हैं पावरफुल मैन होते थे, जिनके अंडर कुछ विलेजेस, कुछ लैंड आती थी ज्यादा, मतलब 50 विलेजेस हो गए जैसे, ऐसे इनके अंडर कुछ लैंड आती थी। फिर वहां से जो आदमी उनको गिफ्ट्स देते थे, वो उनको गिफ्ट्स को अपने जो उनके सपोर्टर्स होते थे उनके अंडर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। वैसे इनके पास पावर तो थी, लेकिन इनके पास कोई आर्मी या फिर ऑफिशियल्स नहीं होते थे। सो अब ये चीफडम्स मेनली होते थे चोलास, चेरास और पांड्यास। अब इस कम्युनिटी के रूलिंग के बाद हमने देखा कि नेक्स्ट जो हमारी है चैप्टर में वो थी शाकाज। शाकाज कौन होते थे? इनका मेनली ओरिजिन माना गया है कि ये सेंट्रल एशिया से होते थे। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था, उनसे ये टैक्स कलेक्ट करते थे और इन्होंने अपना किंगडम फॉर्म कर रखा था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अभी नेक्स्ट जो है वो है सातवाहनास। सातवाहनास वैसे तो ब्राह्मण्स थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया हमारे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। और इनका टाइम पीरियड था सेकेंड सेंचुरी बीसीई टू सेकेंड सीई। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं डाइवाइन किंग्स। अभी कुछ रूलर्स होते थे जो अपना हाई स्टेटस दिखाने के लिए अपने आप को रिलेट करते थे गॉड से। वो बोलते थे कि हम गॉड के सन हैं, हम देव पुत्र हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कुशान्स। जो कुशान्स थे, उन्होंने वैसे तो वास्ट किंगडम पर रूल किया था, जो सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, उस पर इन्होंने रूल किया था। लेकिन इन्होंने अपने आप को कंसिडर कर रखा था कि हम, टाइटल इन्होंने अपने आप को दे रखा था कि देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, देव के पुत्र। ये अपने आप को गॉड से रिलेट करते थे अपना हाई स्टेटस दिखाने के लिए। इनके बारे में एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले हैं? वो इनके कॉइन्स और जो स्कल्पचर्स थे इनके, वहां से हमें हमें इनके बारे में एविडेंसेस मिले हैं और इनके बारे में नॉलेज मिली है। इन्होंने अपने स्टैचू बनवा रखे थे। एक तो है जो है वो मथुरा के अंदर, और जो अफगानिस्तान में भी इन्होंने अपने स्कल्पचर बना रखे थे, जैसे कि हमें अभी ये इमेज में देख रहे हैं। कुशान्स के बाद अभी हम देखते हैं गुप्ता एम्पायर। अभी हम देखते हैं गुप्तास के बारे में। गुप्ता एम्पायर के अंडर कुछ समानताज बनाए जाते थे। ये ऑफिशियल्स होते थे जिनका काम क्या होता था कि जो भी लैंड रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज होते थे, उनको वो मेंटेन रखते थे। और जो मिलिट्री सपोर्ट देना होता था किंग को, वो भी ये देते थे। और ये किंग्स को होमेज प्रोवाइड करते थे, उनको ऑफर करते थे, मतलब उनका आदर सत्कार करते थे। और जैसे कहीं किसी किंगडम में कोई किंग रूलर वीक होता था, वहां पर जो ये पावरफुल सामंताज होते थे, ये ही उनकी जगह ले लेते थे और किंग बन जाते थे।
अभी हमें गुप्ताज की हिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता लगा? उनकी हिस्ट्रीज के बारे में हमें जो सोर्सेज मिले हैं, मतलब जैसे उनके जो कॉइन्स होते थे, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर होती थी, उनके बाद हमें पता लगा गुप्ताज की हिस्ट्रीज के बारे में। जैसे अभी ये प्रशस्तिज होती थी जो उन्होंने गुप्ता एम्पायर के अंडर, ये एनग्रेव जो ये इंस्क्रिप्शन बनवाए गए थे, ये क्यों बनवाए गए थे? ये किंग्स के प्रेज में कुछ पोइट्री लिखी जाती थी। जैसे अभी हम इमेज में देख रहे हैं, ये प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। ये गुप्ता एम्पायर के बहुत ही पावरफुल रूलर जो थे समुद्रगुप्त, इनके कोर्ट पोइट थे हरिसेन। इन्होंने ये प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था। सो अभी इन सब प्रेज के बाद, इन सब सोर्सेस के बाद हमें पता लगा कि कैसे किंग्स अपनी प्रेज, कैसे वो अपनी पोइट्रीज, कैसे वो अपनी डिफाइन करवाते थे, कैसे उन अपनी डिवाइन स्टेटस दिखाते थे, कैसे वो अपना हाई स्टेटस दिखाते थे। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अ चेंजिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब जो रूरल लाइफ थी। अभी हमने ये तो देख लिया कि कैसे किंग्स की लाइफ होती थी, कैसे उनके अपने रूल्स होते, टैक्स कलेक्ट करते थे वो कैसे, मतलब हमने उनके बारे में सारी नॉलेज ले ली। उनके बारे में हमें पता लग गया इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, उनके जो कॉइन्स होते थे। लेकिन हमें ऑर्डिनरी मैन, जो आम जनता होती थी, उनके बारे में कोई ऐसे सोर्सेज नहीं मिलते थे जिनके बारे में हम जान सके रूरल लाइफ के बारे में। रूरल लाइफ के बारे में हम सिर्फ एंथोलॉजिस्ट के द्वारा ही जान सकते थे, जैसे जटाकास, पंचतंत्र, गानटेंडु जटाका। गानटेंडु जटाका क्या है? इसके अंदर एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी के द्वारा बताया गया है कि कैसे किंग और रूरल लाइफ के बीच में कैसे उनका कनेक्शन होता था। इसमें क्या होता है कि जो किंग होता है वो आम आदमी की तरह भेष बनाकर और जो उसकी प्रजा थी उनके बीच जाता है और उनके जो भी समस्या थी उनको जानने की कोशिश करता है कि कैसे उसकी प्रजा रह रही है, क्या उनके बीच कोई समस्या है, या फिर वो मतलब अच्छे से जीवन बिता रही है या फिर नहीं बिता रही है। तो वहां पर किंग को पहुंच जाता है जब आम आदमी का भेष बनाकर, तो उसे पता लगता है कि जो वहां पर जो उसकी प्रजा है वो बहुत दुखी है और वो किंग से बहुत गुस्सा थी। क्योंकि जब रात होती थी तब तो जो चोर, जो रोबर्स होते थे, वो उनका सारा जो भी वो क्रॉप्स होती थी या फिर जो भी उनका धन होता था उसको लूट कर चले जाते थे। और जब दिन होता था तब टैक्स कलेक्ट करने के लिए वहां पर टैक्स कलेक्टर आ जाते थे। तो इसकी वजह से जो प्रजा होती है वो बहुत दुखी होती है और प्रजा को दुखी देखकर किंग भी बहुत दुखी हो जाता था। और इसके चलते चलते जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे उन्होंने टैक्स के बचाव के लिए एक स्ट्रेटजी अपना ली थी। वो क्या करते थे कि टैक्स से बचने के लिए फॉरेस्ट में जाकर छिप जाते थे ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फार्मर्स ने क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज कर रखी थी। फर्स्ट थी वो थी को एग्रीकल्चर वो यूज करने लग गई थी। और सेकंड थी वो प्लॉइंग के लिए आयरन टिप प्लो यूज करते थे। पहले तो क्या होता था कि वो वुडन प्लो यूज करते थे जिसकी वजह से वो सॉइल के अंदर अंदर अच्छे से नहीं जा पाता था। लेकिन अभी आयरन आ गया था तो वो उसकी टिप को, प्लो की टिप को वो आयरन के लिए, आयरन को यूज करते थे उसकी टिप बनाने के लिए। अभी नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस को वो यूज करते थे पैडी क्रॉप्स को उगाने के लिए। पैडी क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जो होती हैं राइस क्रॉप्स। तो उसके अंदर वो क्या कैसे यूज करते हैं ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस को? जैसे ये एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर वो क्या करते थे, पहले तो सीड्स को सो कर देते, वो सीड्स को बो देते थे। फिर उसके बाद जो भी वो पौधे होते थे उन पौधों को दूसरे फील्ड में, यहाँ पर फिर वो एक एक करके सभी फील्ड के अंदर उन छोटे छोटे पौधों को वो यहाँ पर फिर लगा देते थे। वो इसके अंदर इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती थी, क्योंकि जब ये पौधे को यहाँ पर फील्ड में लगाते थे तो इसके लिए पहले पहले वो फील्ड को पानी से बिल्कुल भर देते थे। और नेक्स्ट जो है वो है इरिगेशन प्रोसेस। वो इरिगेशन के लिए भी नई नई प्रोसेस का इस्तेमाल करने लग गए थे, जैसे वेल्स के थ्रू, टैंक्स के थ्रू, और कहीं कहीं पर
कैनाल्स के भी हमें एविडेंसेस मिले हैं कि वो कैनाल्स के थ्रू भी इरिगेशन प्रोसेस करते थे। अभी नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में जो डिफरेंसेस होते हैं वो होते थे वो अभी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अभी ये कैसे पता लगता था कि कौन रिच है, किसका हाई स्टेटस है, किसका लो स्टेटस है, वो पता लगाते थे। उनके पास जो भी लैंड होती थी, किसके पास कितनी लेबर है, किसके पास कैसी टेक्नोलॉजी है, कितनी टेक्नोलॉजी है, उनसे वो पता लगाते थे कि किसके कौन रिच है, कौन पुअर है, किसका हाई स्टेटस है, किसका लो स्टेटस है। अभी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पता लगा है कि जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट थी वो थी लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, और सेकंड थी वो थी स्मॉल पीजेंट्स, और थर्ड थी लार्ज लैंड होल्डर्स। और ऐसे ही संगम टेक्स्ट में भी पता लगा है कि सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जो कि थी लार्ज लैंड ओनर्स, प्लोमैन, स्लेव्स। अब लार्ज लैंड ओनर्स को बोलते थे, संगम टेक्स्ट में उनको बोला गया है वेलालार, और जो प्लोमैन है उनको बोला गया है उज्जवर, और जो स्लेव्स हैं उनको बोला गया है अदीमई। इन्हीं के साथ साथ एक और ग्रुप था जो था गहपति, जिनको बोलते थे गहपति। गहपति कौन होते थे? ये लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे। इनको बोला जाता था कि ये ओनर होते हैं और मास्टर होते हैं घर के, मतलब घर के ओनर होते हैं, और इनके पास लैंड होती थी वो हाई अमाउंट में होती थी। और इनको बोला गया है ये पावरफुल फिगर्स होते थे, इनका हाई स्टेटस होता था सोसाइटी के अंदर। तो अभी डिफरेंसेस के बाद हम देखते हैं लैंड ग्रांट्स के बारे में, कि लैंड ग्रांट्स क्या होते थे, किनको दिए जाते थे। लैंड ग्रांट्स दान किए जाते थे, मतलब लैंड को दान किया था, जमीन को दान किया जाता था। मेनली उनको किया जाता था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या फिर ब्राह्मण्स को। ये दो ही मेन होते थे जिनको लैंड ग्रांट की जाती थी। इस टॉपिक में हम एक एक्सेप्शन केस भी पढ़ेंगे जो है प्रभावती गुप्ता। अभी प्रभावती गुप्ता कौन थी? ये थी पावरफुल रूलर, एक गुप्ता डायनेस्टी की पावरफुल रूलर थे, चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये उनकी डॉटर थी, जिनकी शादी की गई थी वकटक रूलर के किंग के साथ, जो है डेक्कन में, जिनका रूल डेक्कन साइड था, सब कॉन्टिनेंट में। तो इनकी शादी उनसे की गई थी। तो शादी के बाद इनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिनके बाद प्रभावती गुप्ता ने वहां पर रूल अपना किंगडम स्टार्ट किया था। इनके बेटे की एज थी छोटी, तो इन्होंने वहां पर रूल किया था और सारी लैंड को इन्होंने ही संभाला था। तो इन्होंने भी लैंड को ग्रैंड किया था, इन्होंने भी लैंड का दान किया था। जैसे कि हमने ब्राह्मण टेक्स्ट में पढ़ा है कि जो वुमेन होती थी उनका लैंड के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर एक ये एक्सेप्शन केस दिया गया है कि प्रभावती गुप्ता ने भी रूल किया था लैंड के ऊपर, और रूल के साथ साथ इन्होंने लैंड ग्रांट भी की थी। अब ये लैंड ग्रांट्स क्यों की जाती थी, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी छुपी होती थी किंग्स की? पहली है वो है कि ये एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए की जाती थी। मतलब मेनली जो लैंड ग्रांट्स की जाती थी वो रूरल एरिया में ही दी जाती थी। रूरल एरिया में अभी हम ब्राह्मण्स और पीजेंट्स दोनों आते हैं, तो ये मेनली रूरल एरिया में दी जाती थी, ताकि जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ सके। और सेकंड वो है अपनी पॉलिटिकल पावर को दिखाने के लिए। वो अपनी सुपरमेसी को दिखाते हैं कि कैसे हमारे पास तो इतनी सारी लैंड है, और इसलिए हम इसको ग्रांट करते हैं, इसलिए हम लैंड का दान देते हैं। तो वो अपनी सुपरमेसी को दिखाने के लिए भी लैंड ग्रांट करते होंगे। और नेक्स्ट है वो है कि जो समानताज होते थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल, अपना हक जमाने के लिए, कि ये क्या करते थे, ब्राह्मण से अपना सपोर्ट लेकर उनको लैंड ग्रांट करके, मतलब पहले अभी हम जानते कि जो ब्राह्मण्स को वो लैंड ग्रांट करते थे उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था अग्रहारा। ये एक टर्म होती है जो ब्राह्मण्स की लैंड ग्रांट की जाती है उसके लिए यूज की जाती है। तो ये ब्राह्मण्स का सपोर्ट लेकर और फिर जो सामंताज होते थे उन पर अपना कंट्रोल जमा लेते थे। तो ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज उनके माइंड में चलती रहती थी, इसलिए वो ये लैंड ग्रांट करते थे। सो इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी का चैप्टर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। इफ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।